इससे पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा और उसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब हम 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। किंतु उन मुख्य प्रावधानों को समझने से पहले हम संक्षिप्त में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस एक्ट को क्यों लाया गया था। इस एक्ट को लाने का मुख्य कारण यह था कि इससे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। दरअसल हुआ यह था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता शहर में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह न्यायालय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी मामलों में, उसके व्यक्तिगत मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा था। इससे कंपनी के व्यापारिक मामलों में बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी ने यह शिकायत ब्रिटेन में लगाई और ब्रिटेन से कहा कि आपने जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है, यह हमें कार्य नहीं करने दे रहा है और इससे हमारे व्यापारिक मामलों को नुकसान हो रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा, हम इस मामले को देखते हैं और हम जल्द ही इसमें कोई निर्णय लेंगे। 1781 में ब्रिटेन की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसे 1781 का सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न विवादों का सेटलमेंट किया गया था। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता करना। यानी कि जब भी किन्हीं दो पक्षों के बीच में समझौता किया जाता है तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से न्यायालय में और कंपनी में सेटलमेंट किया गया था, तो इसलिए इसको 1781 का सेटलमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस सेटलमेंट एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। इस एक्ट में सबसे मुख्य प्रावधान यह था कि इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि अब केवल कंपनी के सेवकों, यानी कि जो कंपनी में कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के और जो कलकत्ता शहर के निवासी हैं, उनके मामलों की ही आप सुनवाई कर सकते हैं। अन्य किसी व्यक्ति के मामले की आप सुनवाई नहीं कर सकते। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम नहीं करता है या ऐसा कोई व्यक्ति जो कलकत्ता शहर में नहीं रहता है, वो अगर इस कोर्ट में अपने मामले को लेकर आता है तो यह उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको यह अधिकार नहीं है। दूसरा, इनसे कहा गया कि आप भारतीय लोगों के निजी मामले और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसे मना कर दिया गया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम भारत के किसी भी धार्मिक और निजी मामले में हस्तक्षेप करें। हम सिर्फ भारत के साथ व्यापार करने आए हैं और हमें अपना मुख्य ध्यान भारत के साथ व्यापार पर ही लगाना चाहिए। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। तीसरा प्रावधान यह किया गया कि 1773 के माध्यम से जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाई गई थी, अब कह दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के किसी भी कार्य को सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के द्वारा जो भी कोई कानून बना जाएगा, नीति बनाई जाएगी या कोई भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी समीक्षा यह सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर गवर्नर जनरल या उसकी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत के व्यापारियों पर 6% टैक्स लगाएंगे, तो इस बात का निर्णय यह नहीं ले सकती थी कि यह निर्णय सही है या नहीं है। इस बात का निर्णय यह कोर्ट नहीं कर सकता था और उसकी समीक्षा भी यह कोर्ट नहीं कर सकता था। अगला प्रावधान यह किया गया कि जो कंपनी के राजस्व मामले थे उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट राजस्व संबंधी नीतियों और निर्णयों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उदाहरण स्वरूप, यदि ब्रिटेन की कंपनी कोई भी राजस्व से संबंधित निर्णय लेती है या नीति बनाती है, तो उसमें यह न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप इस मामले को लेकर नहीं कर सकता कि यह नीति सही है या नीति गलत है। इस अधिकार को इससे छीन लिया गया था। अंतिम प्रावधान यह किया गया कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कार्यों में छूट दे दी गई। उनसे कहा गया कि व्यापार से संबंधित किसी भी मामले में आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, किंतु
अगर आप भारत में कोई भी प्रशासनिक मामलों से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें संसद का नियंत्रण रहेगा और संसद की मंजूरी आपको लेनी पड़ेगी। बिना संसद की मंजूरी के आप भारत में प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, किंतु व्यापार से संबंधित आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इस अधिनियम के बाद हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। इस वीडियो में हमने 1781 का सेटलमेंट एक्ट पढ़ा और उसके सभी प्रावधानों को देखा। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि यह हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम फैक्ट और कंसेप्ट के माध्यम से पॉलिटी करा रहे हैं। इस पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और अन्य परीक्षाओं से संबंधित सभी विषयों को फैक्ट और कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकें। तो हमारा यह इनिशिएटिव जिन भी विद्यार्थियों को अच्छा लगा हो वह हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वह इनको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, या फिर हमें इंडियन पॉलिटी को पूरी को इसी तरह कंप्लीट कराना चाहिए जहां हम फैक्ट और कंसेप्ट के माध्यम से एक साथ सभी की तैयारी कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि शायद आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। आपके सुधार और आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।